जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे नाटो के बारे में। नाटो एक ऐसा संगठन है जो आजकल का जो जीवन है उसके अंदर हमेशा सक्रिय रहता है और इसकी खबरें हमको डेली न्यूज़पेपर वगैरह में मिलती रहती है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि नाटो कब बना, किसने बनाया, हम उसका पूरा इतिहास पढ़ेंगे। इसलिए किसी एक वीडियो के अंदर तो ये पूरा भाग कवर नहीं हो पाएगा, 2 से 3 वीडियो के अंदर हम नाटो को पूरा समझेंगे। चलिए इसको समझते हैं। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो फ्रेंच लोग होते हैं ये इसे नाटो ना करके ओटान कहते हैं, उल्टा कहते हैं इसे। अब वो उनकी जिम्मेदारी है या फिर उनकी भाषा ऐसी है कि वो चीज़ों को उल्टा पढ़ते हैं, वो उनकी मर्जी। देखिए, ये ओटान नाटो कैसे बना ये इसकी अगली वीडियो में समझेंगे या फिर इस वीडियो के एकदम अंतिम भाग में समझेंगे। अभी पहले हिस्ट्री समझिए। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था 1939 से लेकर के 1945 के बीच में। पूरी दुनिया तो लड़ी नहीं, पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध चौपट कर चुका था। इसके बहुत सारे दिक्कत भी थे, मतलब बहुत सारे डिसएडवांटेज थे। लगभग पूरे तो डिसएडवांटेज ही थे। एडवांटेज क्या थे हमको द्वितीय विश्व युद्ध होने के? कुछ नहीं था। और इसी के बाद यूएनओ भी बना था पहले, मतलब मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। लीग ऑफ नेशन को फिर परिवर्तित कर दिया यूएनओ के अंदर, वो तो एक अलग टॉपिक है। अब हम समझें नाटो को। जब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो गई थी तो सोचा गया कि जर्मनी तो अब हार गया, तो अब जर्मनी के टुकड़े कर दिए जाएंगे और जो प्रबल दावेदार हैं जर्मनी के टुकड़े के लिए उनको कुछ कुछ ज़मीन जो है बांट दी जाएगी और इसके प्रकार जर्मनी को उनका प्लान था कि वो चौपट कर देंगे। उन्होंने ऐसा किया भी। जर्मनी का उत्तराधिकारी कौन होगा? उत्तराधिकारी का अर्थ क्या होता है? कोई राजा है, उसके बाद जो शासन करेगा वो है उसका उत्तराधिकारी। तो ये लोग सोच रहे थे कि जर्मनी का उत्तराधिकार कौन करेगा, कौन बनेगा नेक्स्ट शासक। पर इन लोगों ने सोचा, एक बैठक कराई यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन के साल्टा एक शहर में इसकी बैठक कराई गई थी कि क्या होगा उत्तराधिकारी। और उसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि जो यूक्रेन है उसके हम 4 टुकड़े कर देंगे। और 4 टुकड़े करने के बाद 4 देश उन एक एक टुकड़े को ले जाएंगे। एक टुकड़ा दिया जाएगा अमेरिका को, एक टुकड़ा रशिया को, एक टुकड़ा फ्रांस को और एक टुकड़ा ब्रिटेन को। देखिए 4 लोग कितने बेकार आदमी हैं। यूक्रेन के साल्टा में इन्होंने बैठक कराई और यूक्रेन को 1 मिलीमीटर ज़मीन भी नहीं दी। कितना बुरा लग रहा होगा यूक्रेन को। और ये जो सम्मेलन हो रहा था, जो बैठक हो रही थी, फरवरी 1945 में हो रही थी। ये जो समय था ये हिटलर की मृत्यु के 4 महीने पहले का समय था। हिटलर की मृत्यु के 4 महीने पहले ही इन्होंने निर्धारित कर दिया था कि जो जर्मनी है अब वो हार चुका है। जर्मनी कितना भी एफर्ट्स लगा ले वो अब जीत नहीं सकता। आगे देखिए, साल्टा का जो समझौता हुआ था उसके तहत, अब देखिए थोड़ा सा और हिस्ट्री में जाइए। 1904 से लेकर के 1905 के बीच में जापान और रूस के बीच में युद्ध हुए थे। और इस जापान रूस जो युद्ध था उसके बीच के अंदर क्या हुआ था, जो क्यूराइल द्वीप था, कौन सा द्वीप? क्यूराइल द्वीप। वो रूस को चाहिए था पहले से रूस का, पर वो लेके चला गया था जापान 1904 से 1905 के युद्ध के बीच में। अब जो रूस था बड़ा भड़का हुआ था जापान के ऊपर, हमारा क्यूराइल द्वीप लेके चला गया। तो इस साल्टा सम्मेलन समझौते के अंदर रूस ने ये कहा था कि जो क्यूराइल द्वीप है ये मुझे जापान से वापस चाहिए। और पूरी जी जान लगा दी गई जापान से वापस क्यूराइल द्वीप छीनने में। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जापान के ऊपर 2 परमाणु बम डाल दिए गए। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 2 परमाणु बम अमेरिका ने डाले थे। और किस समझौते के तहत डाले थे? साल्टा समझौते के तहत डाले थे। अब इस साल्टा समझौते के अंदर और भी कुछ हुआ था। जो रूस था हमारा वो एक कम्युनिस्ट देश था। कम्युनिस्ट का अर्थ ये होता है कि कोई एक सरकार रहेगी जो कि स्थायी सरकार रहेगी, परमानेंट सरकार रहेगी। अभी भारत लोकतंत्र है, वहाँ पे हर 5 सालों में चुनाव होता है, पर जो
कम्युनिस्ट देश होते हैं उनके अंदर चुनाव नहीं आता, एक ही प्रधानमंत्री रहेगा जब तक वो जिंदा है, और अगर वो मर भी गया बाय द वे तो उसके घर का या उसकी पार्टी का कोई प्रमुख नेता जो होगा वो बन जाएगा। अब ब्रिटेन के लोग क्या कह रहे थे कि जो कम्युनिस्ट चीज़ है ये ब्रिटेन में हर किस नहीं चलेगी, और इसके खिलाफ उन्होंने साल्टा समझौते के अंदर ये कह दिया कि ब्रिटेन के अंदर जो रूस है वो कभी भी कम्युनिस्ट को बढ़ावा नहीं देगा, जबकि चीन को कम्युनिस्ट बना दिया। किसने? रूस ने कम्युनिस्ट बना दिया। आज रूस खुद जो है कि कम्युनिस्ट से हट करके लोकतंत्र हो गया है, हालांकि नाम के लिए लोकतंत्र हुआ है वो। 2002 से लेकर आज तक व्लादिमीर पुतिन बैठे हुए हैं, अभी तक सत्ता पलट नहीं हुई। सोच रहे हैं ये कितना अच्छा लोकतंत्र है। अब ये सब जो मैंने आपको चीज़ें समझाई इसको हम मैप से समझते हैं। तो साल्टा समझौते के अंदर क्या हुआ था, जो जापान के पास क्यूराइल द्वीप है जिसको जापान रूस से छीन करके लेके गया था उसको वापस दे दिया जाए, और हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर किसने परमाणु बम का हमला किया? अमेरिका ने परमाणु बम का हमला किया। ठीक है। और एक और देखिए, यूक्रेन कहाँ पे? जस्ट यहाँ पे क्या है? यूक्रेन है। और साल्टा कहाँ पे? यहाँ पे साल्टा बताया नहीं होगा, इस हिस्से में है साल्टा। क्या? साल्टा कहाँ पे? यूक्रेन के लगभग जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है, जो वेस्टर्न यूक्रेन है, नॉर्थ वेस्ट जो यूक्रेन का पार्ट है उसके अंदर साल्टा नाम का एक जगह है, एक सिटी है, और उसके अंदर साल्टा समझौता हुआ था, साल्टा की बैठक हुई थी। अमेरिका का राष्ट्रपति, देखिए जब ये सब चीज़ें हो रही थी, अमेरिका तो जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं जहाँ पे मार धाड़ की बात है, अमेरिका कभी पीछे नहीं रहता। और उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति था प्लुंग मैन। क्या नाम था उसका? प्लुंग मैन नाम था उसका। और एक और चीज़ देखिए, 1948 के अंदर चेकोस्लाविया नाम का एक देश मिल गया रूस से। रूस को उस समय यूएसएसआर कहते थे। क्या कहते थे? यूएसएसआर। उसे हम सोवियत यूनियन भी कहते थे। ये सब एक अलग टॉपिक है। सोवियत यूनियन कैसे टूटा, क्या क्या हुआ, ये भी आपको समझना है, हालांकि इस टॉपिक में नहीं, मैं आपको फिर से बाद में किसी वीडियो में समझा दूंगा। चेकोस्लाविया 1948 में मिल गया रूस के साथ, और जब रूस के साथ मिल गया चेकोस्लाविया, तब जो अमेरिका का राष्ट्रपति था ये आने लगा टेंशन में। अभी टेंशन में क्यों आ रहा था? क्योंकि जो रूस था बहुत तेज़ी से एक्सपांड कर रहा था। यहाँ पे जो ब्रिटेन का हिस्सा था वहाँ पे पहले तो कम्युनिस्ट चीज़ों को घुसाना शुरू कर दिया था। ये अमेरिका को हर चीज़ पच नहीं रही थी, क्योंकि अगर देखिए रूस यहाँ तक आ गया यूरोप के तट तक, तो इन दोनों के युद्ध हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ें, यूरोप मतलब ब्रिटेन जो है और अमेरिका, इन दोनों के अंदर अच्छे रिलेशन है। दूसरी चीज़ें, ये दोनों ट्रेड बहुत अच्छा करते हैं। अगर अमेरिका और जो ब्रिटेन है इन दोनों के समझौते में दरार आए तो बहुत मिलियंस का ट्रेड करते हैं, वो ठप हो जाएगा। इसलिए जो है अमेरिका नहीं चाहता था कि रूस यहाँ पे इस हिस्से में आ जाए। रूस कितना खुद ही बड़ा है और वो और भी जो है एक्सपांड करते जा रहा था। चेकोस्लाविया कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे एक देश है ऑस्ट्रिया, इसी के जस्ट नीचे है चेकोस्लाविया। ये बहुत छोटा दिख रहा है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कैमरे में कुछ खास आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आप वर्ल्ड मैप में देखिएगा, गूगल मैप पे, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा चेकोस्लाविया कहाँ पे है। तो 1948 में चेकोस्लाविया किसके साथ मिल गया? रूस के साथ जो है कि मिल गया। और अमेरिका क्या सोच रहा था कि अब ये चेकोस्लाविया को भी मिला लिया। हंगरी, बेलारूस, ये सब पहले देश ही नहीं थे, वो रूस का हिस्सा थे। और जो रूस था वो ब्रिटेन के अंदर घुसते जा रहा था, ब्रिटेन के कल्चर को बर्बाद कर रहा था, ब्रिटेन के जो देश थे उनको अपनी सीमाओं में मिला ले रहा था। तो अब अमेरिका का ऐसा सोचना था कि जो रूस फिर से जो टारगेट करेगा वो करेगा तुर्की को। किसको करेगा? तुर्की को करेगा।
और जो अमेरिका था वो तुर्की को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि जो तुर्की था वो एक पावरफुल देश था। अगर वो रूस के साथ मिल गया होता, क्योंकि जो तुर्की का राष्ट्रपति था एकदम बैला था, महाबैला था। महाबैला था। इसका एक और एविडेंस है मार्शल प्लान में, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये बोल रहा था कि ठीक है हम रूस के साथ मिल जाएंगे, रूस हमको जो है कि हमारी जीडीपी बढ़ाएगा, इकोनॉमिक्स बढ़ाएगा, और इनको मालूम नहीं था कि रूस इनको सिर्फ लड़ने के लिए अपने साथ मिला रहा है, अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए इनको अपने साथ मिला रहा है। प्लुंग मैन ने बोला कि अगर तुर्की भी मिल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने अपना एक प्लान बनाया, एक संगठन बनाया जिसका नाम था मार्शल प्लान। क्या नाम था? मार्शल प्लान। इस मार्शल प्लान के तहत जो प्लुंग मैन थे ये अपने देश से दूसरे देश को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोगों, जनता तक पैसे देते थे। उनको पैसे इसलिए देते थे कि आप रूस के साथ न मिलें और अपना स्वतंत्र राज्य बनाएं, क्योंकि अगर वो रूस के साथ मिल गए होते वो देश तो अमेरिका के लिए खतरा बन जाता। और मार्शल प्लान की वजह से ही जो तुर्की था, जो तुर्की के राष्ट्रपति थे, ये पैसों की लालच में, क्योंकि मार्शल प्लान में क्या देते थे, ये पैसे देते थे। तुर्की के राष्ट्रपति पैसों के लालच के अंदर रूस के साथ नहीं मिले, मतलब ये तो देश डुबाने के लिए एकदम मोहताज हो गए थे। चलिए इसको थोड़ा और आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं नाटो क्यों बना, वो तो आप समझ चुके। देखिए, नाटो बनने का मेन उद्देश्य ये था कि रशिया को एक्सपांड करने से रोकना। रशिया जो अपनी सीमाएं बढ़ा रहा था उसको एक्सपांड करने से रोकना, मेन उद्देश्य नाटो बनने का यही था। पर जब नाटो की स्थापना हो रही थी तब सिर्फ और सिर्फ नाटो ही नहीं बना था, उसके साथ सेटो, सेंटो, ये दो चीज़ें भी बनी थी। चलिए इसको समझते हैं। नाटो जो है 4 अप्रैल 1949 को बना था। जब नाटो बना था तब 12 देशों के साथ ट्रीट हुई थी। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो 12 देशों ने पहले इसके ऊपर साइन किया और आज नाटो में 31 देश हो चुके हैं। इसके अंदर 14 आर्टिकल हैं। क्या है? 14 आर्टिकल। इसके अंदर से इसका 5वां आर्टिकल सबसे बेहतरीन है। इसका 5वां आर्टिकल ये कहता है कि अगर कोई देश है और वो नाटो का सदस्य है, उसके ऊपर कोई ऐसे देश ने हमला किया जो नाटो का सदस्य नहीं है, तो जितने भी नाटो के सदस्य हैं सब लोग मिल के हमला करेंगे। मान लीजिए इंडिया जो है नाटो का सदस्य बन गया, हालांकि बनेगा नहीं कभी, इंडिया नाटो का सदस्य बन गया और पाक ने हमला किया हमारे ऊपर, तो जितने भी अब 31 देश हैं तो भारत मिल जाएगा तो 32 हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के ऊपर 32 देश हमला करेंगे। कितने देश? 32 देश। इनकी खुद की इकोनॉमिक चौपट हुई है, ये 32 देश से लड़ने से अच्छा देश बेच देंगे, ठीक है, क्योंकि इनके पास कुछ ऑप्शन अब बचा है नहीं। और एक और इसी आर्टिकल 5वें आर्टिकल के अंदर कहा गया है कि कोई भी देश है वो नाटो का सदस्य है तो एक नाटो का सदस्य दूसरे नाटो सदस्य के देश के पास जाके उसकी मिलिट्री बेस के ऊपर अपनी सेनाएं रख सकता है। तो अगर मान लीजिए यूक्रेन जो है ये नाटो का सदस्य बन चुका है, तो यूक्रेन की जो सीमाएं हैं वहाँ पे आप अमेरिका की भी फोर्स देख सकते हैं, आप फ्रांस की भी फोर्स देख सकते हैं, तुर्की की भी फोर्स देख सकते हैं, थाईलैंड की भी फोर्स देख सकते हैं, क्योंकि ये सब जो देश हैं ये नाटो के सदस्य हैं, ठीक है। आगे देखिए, नाटो, देखिए मेन नाटो सिर्फ इतना ही था। नाटो का काम था जो रशिया एक्सपांड कर रहा था उसको रोकना। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। अब आगे समझिए सेटो क्या है। SEATO, सेटो। अब सेटो क्या चीज़ है इसको मैप से समझिए। थाईलैंड, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया,
इन 3 देशों को मिला करके सेटो बनता है। सेटो का फुल फॉर्म है साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मालूम नहीं ये लोग ट्रीटी क्यों लिखते हैं, ये सब का नाम अमेरिका ही दिया है। टी से ये लोग ट्रीटी लिखते हैं और ओ से ऑर्गेनाइजेशन तो डालना ही पड़ेगा। तो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये 1954 में बना था, जबकि ये 1949 में बना था। इसका भी काम था कि ये रूस को फंसाए रखे। अब इन लोग से रूस तो बहुत दूर है, रशिया से तो मीलों दूर है रूस। तो ये क्या करेगा, थाईलैंड और फिलीपींस को पूरी मदद करेगा और चाइना के ऊपर हमला करेगा, क्योंकि चाइना को कम्युनिस्ट रूस ने बनाया है। और उस समय का जो दौर था, उस समय चीन और रूस जो है काफ़ी अच्छा उनका संबंध था। तो जो अमेरिका वाले थे उनका ये कहना था कि यदि जो सेटो है ये चीन और जो रूस है इनको पूर्व से बिजी रखेगा, डिस्टर्ब रखेगा, तो ये लोग जो ब्रिटेन वाली साइड है उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। और जो नाटो है जो कि कंटिन्यूसली काम कर रहा है, वो जो रूस का हिस्सा है उसको कब्जा करते जाएगा और जो जिन देशों को रूस ने हड़प लिया है उसको वो वापस ले लेगा। अब समझिए सेंटो क्या है। सेंटो का फुल फॉर्म है सेंट्रल एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सेंट्रल एशिया के अंदर है। सेंट्रल एशिया के अंदर अब कुछ देश आते हैं जो कि सेंटो के अंदर है, जैसे कि ईरान, नहीं ईरान तो रूस का सदस्य था, नहीं, ईरान, इराक, और देखिए तुर्कमेनिस्तान, सीरिया, ये सब जो देश हैं जो कि आज भी, और पाकिस्तान, ये सब जो देश है ये आज भी जो है कि हमेशा आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। इनके यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं रहता है, क्या पता कभी उसके साथ डकैती हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब इनके यहाँ पे नॉर्मली आप अभी कितने बज रहे हैं, 12 बजने वाले हैं रात के, तो रात के 12 बजे इनके यहाँ पर सड़क पे नहीं निकल सकते, क्या पता कोई भी आपकी चोरी करके चला जाए। मतलब कुछ इसके अंदर प्रोटेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है, सेफ्टी तो कुछ है ही नहीं। तो सेंट्रल एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन था, थाईलैंड, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया। माफ़ कीजिएगा ये गलत लिखा गया है, थाईलैंड, फिलीपीन और ऑस्ट्रेलिया ये सेंटो में नहीं सेटो में थे। अब इसको रफ कर दिए, न्याय दीजिए। इसके अंदर मैं आपको बता दिया हूँ, जो सेटो था इसके अंदर क्या क्या था, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपीन और कौन कौन थे बताइए थे, और था थाईलैंड। ठीक है, जो सेंटो है ये बीच का भाग है, इसमें इराक, ईरान और इन सब को सप्लाई कौन देता है, अमेरिका देता था। आधुनिक बंदूकें, आधुनिक जो F-400 मिसाइल है ये सब वो देता था, किसको, सेंटो को देता था। ठीक है, इसमें हथियार कौन दे रहा है, यूके, तुर्की, ईरान, इराक, पाक और अमेरिका। हथियार भी प्रोवाइड कर रहा है, लड़ाई भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और मार धाड़ के खुद ही को बिगाड़ रहा है। इसके साथ जो ये पहली वीडियो थी नाटो के ऊपर ख़त्म होती है। जय हिंद। वैसे तो ये वीडियो ख़त्म हो गई थी, पर इसका एक छोटा सा भाग बाकी है और इसको ख़त्म कर देने के बाद हम नाटो जो टॉपिक है वो पूरा ख़त्म कर देंगे। तो क्यों ना इस वीडियो के अंदर इसको समाप्ति कर दिया जाए। तो इसलिए इसको हम समझते हैं। भारत देखिए 1961 का जो दौर था, उस समय भारत के ऊपर अमेरिका ने बोला कि आप नाटो को सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर रूस ने बोला कि क्या आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अब भारत हो गया था दुविधा में, धर्म संकट आ गया भारत के ऊपर, क्योंकि अमेरिका की जो दुनिया थी उसको कहा जाता था पहली दुनिया। हालांकि कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पहली दुनिया थी, क्योंकि इतिहासकार जो थे वो ज़्यादा उस समय थे, मतलब वेस्ट में थे, वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा इतिहासकार थे। उन्होंने अपना इतिहास लिख करके रखा था, और लिख करके रखने की वजह से जो कोलंबस था उन्होंने भारत की खोज की, और उनके हिसाब से भारत पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जब उन्होंने खोज की तब भारत एग्जिस्ट करना शुरू हुआ। अब
कोलंबस के दादाजी के नाना जब थे, उस समय हमारे यहाँ उपनिषद का समय चल रहा था और वैदिक काल चल रहा था हमारे इधर। और कोलंबस जो है उस समय सो रहे थे। उस समय वो यमराज के पास अपना पृथ्वी का जन्म लेने के लिए राह देख रहे थे। तब से भारत एग्जिस्ट कर रहा है, तब से नहीं। ये राजा भरत की भूमि है, श्री राम कृष्ण की भूमि है ये। छोड़िए वो सब, वो लोग कुछ भी बोलते हैं। अब उन लोग की बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। अमेरिका ये इराक का सपोर्ट कर रहे थे, ईरान का सपोर्ट कर रहे थे। इराक और ईरान को खुद चौपट किया अमेरिका ने। पाकिस्तान का पहले बहुत ज़्यादा फेवर करते थे, अब पाकिस्तान के सपोर्ट पर कुछ ज़्यादा नहीं खड़ा रहता अमेरिका। तो भारत ने बोला कि हम ना तो अमेरिका का सपोर्ट करते हैं ना तो रूस का, क्योंकि अगर ये अमेरिका का सपोर्ट करते तो रूस हमारा एक अच्छा दोस्त था। अगर रूस चला गया होता तो हमको दिक्कत होती, और अगर रूस को सपोर्ट करते तो नाटो परेशान करता। तो भारत ने बोला हम गुट निरपेक्ष है, हम तीसरी दुनिया के व्यक्ति हैं, ना पहली ना दूसरी, हम तीसरी दुनिया के व्यक्ति हैं। और जो ये इन्होंने तीसरी दुनिया गुट निरपेक्ष का मैसेज दिया था, इसको 4 देशों के 4 लोगों ने बहुत ज़्यादा लोकप्रिय किया, बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट किया। वो 4 लोग थे, इंडोनेशिया के अहमद सुकरानो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने तो खुद बताया था कि हम गुट निरपेक्ष हैं। मिस्र यानी कि इजिप्ट के कर्नल नासिर, और कोस्लाविया के मार्शल टीटो, इन्होंने जो है भारत का जो तीसरी दुनिया का टॉपिक है इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था। ये जो मोमेंट आया जब भारत को अमेरिका या रूस का सपोर्ट करने के लिए पूछा जा रहा था, तो ये एक मोमेंट बन गया। अब हर चीज़ एक मोमेंट ही बन रही है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये भी एक मोमेंट है। तो इस मोमेंट को भारत और अमेरिका, मतलब जब हमको ऑप्शन दिया गया अमेरिका या रूस का, तो इस मोमेंट को हम NAM से नॉन अलाइजिंग मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन अलाइजिंग मूवमेंट। इसके बाद जो रूस था, इन्होंने 1955 में वार्सो पैक्ट शुरू किया। वार्सो पैक्ट क्या था? वार्सो पैक्ट जो रूस के सीमा से लगे हुए या फिर सीमा के अंदर जो देश उसने हड़पे हैं, उनका एक सैन्य संगठन बना रहा था, एक सैन्य संघ बना रहा था, जिसका नाम उसने रखा वार्सो पैक्ट। इस वार्सो पैक्ट के तहत जितने भी देश है वो अपने सोल्जर देंगे दूसरे देशों से रूस को लड़ने के लिए। जो रूस था, अब इसका बहुत ज़्यादा आलोचना करनी शुरू हो गई थी। रूस के ऊपर आलोचना ये हो रही थी कि जो बेलारूस और वहाँ पे हंगरी, ये सब जो देश हैं, उनके जो लोग हैं वो बिल्कुल भी विकास नहीं कर रहा है रूस उसका। वो बस रूस के लोगों का विकास कर रहा है जिनको रशियन भाषा आती है। हंगरी के लोग तो यूरोप के अंदर आ गए, उनको अच्छी इंग्लिश आती है। तो अमेरिका ने इनको लालच दिया, हंगरी को दिया, इसको दिया, बेलारूस को दिया, और बहुत सारे अन्य देशों को ऑफर दिया कि आप अमेरिकन कल्चर में आओ या फिर ब्रिटिश कल्चर को ही अपनाओ, इसकी भाषा भी ईजी है। अधिकांश लोग तो उस भाषा को अच्छे से जानते भी थे, और दूसरी चीज़ें, उनका जो कल्चर था वो भी काफ़ी इजी था, उसको भी कोई भी अपना सकता था। ये किसने बोला? अमेरिका ने बोला। किसको बोला? जो रशिया के फेवर से हट गए थे लोग, और जो अमेरिका के फेवर में नहीं थे जितने देश, उन लोगों ने आदमियों की एक लाइन बनाई थी, झुक गाड़ी वाली लाइन नहीं बनाई थी। ऐसे पकड़ करके आदमी पूरा एकदम, कहाँ से बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यूरोप जो है थोड़ा बड़ा दिखाया गया है। यूरोप के यहाँ पे लटविया नाम की एक जगह है, एक देश है, वहाँ से लेकर के बेलारूस, यूक्रेन तक होते हुए एक लंबी सी एक आदमियों की चेन बनाए थे। आदमी, महिलाएं, जितने भी बूढ़े आदमी हैं, वो लोग ऐसे करके एक लाइन से खड़े हो गए थे। इतना लंबा आदमियों ने दीवार बना दिया गया था, और जो बर्लिन की दीवार थी उसको तोड़ दिया गया था। और 1951 के अंदर जो सोवियत यूनियन था, जो कि रूस का एक पार्ट था, देखिए पूरा रूस सोवियत यूनियन नहीं था, जो हिस्सा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
ये सब जो टर्की तो नहीं था, जो स्थान वाली जगह है जिसके अंत में स्थान आता है, चाहे आप उसको कजाकिस्तान ले लें, चाहे तुर्कमेनिस्तान ले लें, ये सब जो स्थान वाली जगह है उसको रूस ने नाम दिया था सोवियत यूनियन। और 1991 में रूस से सोवियत यूनियन अलग हो गया और नाटो ने अब बोला कि जो रूस है इसका कोई भरोसा नहीं है। भले रूस अभी हर मोर्चे पे हारते हुए जा रहा है, पर उसका कोई भरोसा नहीं है। कोई ऐसा भी समय आ सकता है कि रूस पूरी दुनिया को ऐसा दिखाए कि वो पीछे है, हालांकि उसने कोई ऐसा स्टेप ले लिया जिससे पूरी दुनिया संकट में आ सकती है। इसलिए नाटो एक्सपांड करना शुरू कर दिया। वो हर देशों के पास जाके प्रचार करता था कि हाँ, आप हमारे अंदर आ जाओ, आपको सैन्य संगठन ये सब जो चीज़ें हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ जो नाटो का टॉपिक था यह ख़त्म होता है। जय हिंद।